तो वेस्ट यूपी की तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है इस इलाके में क्या है, सांप्रदायिकता की। अब आपको लगेगा कि सर सांप्रदायिकता तो पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है, नो डाउट बिल्कुल है। पर अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप को अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में ये समस्या आपको कभी सांप्रदायिक दंगों का इतिहास बुंदेलखंड में नहीं मिला हो। रीजन हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि बुंदेलखंड में मुस्लिम आबादी 4% से क्या है, कम है। तो वहां स्ट्रगल है, कास्ट स्ट्रगल वहां पर, और वही जाकर डाकू और बाकी समस्याओं में क्या होगी, आएगी। तो कभी जब बुंदेलखंड की क्लास शुरू होगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ईस्ट यूपी में है, ईस्ट यूपी में मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, ये जो पूरी बेल्ट है, यहां सांप्रदायिक दंगों का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन हम वेस्ट यूपी की जब बात करेंगे तो अगर आज के वेस्ट यूपी में देखें तो यह समस्या आपको अलग तरीके की दिखाई देगी। जैसे मॉब लिंचिंग की प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो ईस्ट यूपी में नहीं दिखाई देगी, कहां दिखाई देगी, वेस्ट यूपी। अगर आप गाय को लेकर अगर संघर्ष की बात करें तो वेस्ट यूपी में ज्यादा दिखाई देगी। नो डाउट ईस्ट यूपी में भी प्रॉब्लम है, पर यह वेस्ट यूपी में गौकशी को लेकर संघर्ष बहुत ही क्या है, ज्यादा है। और गौ रक्षक दल जो हैं वो यहां ज्यादा हिंसक रूप से आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। आप अगर देखेंगे मेले और त्योहारों को लेकर कि कभी कांवड़िया को लेकर, कभी रामनवमी को लेकर, यहां पर स्ट्रगल ईस्ट यूपी के सापेक्ष आपको क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर वेस्ट यूपी की प्रॉब्लम समझनी है तो दो चीजें हमें समझनी है। एक तो हमें समझनी है कि अगर हमें वर्तमान समझना है तो हमें अतीत में उन समस्याओं को खोजने की क्या करनी होगी, कोशिश करनी होगी। आज जो है वेस्ट यूपी और आज का सेंसिटिव वेस्ट यूपी है, कम्युनल अगर लाइन पे देखा जाए तो इसकी जड़ें आज नहीं हैं, उसकी जड़ें पास्ट में हैं। और जब पास्ट समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आज की समस्या क्या है। और जाहिर बात है, एक आईपीएस के रूप में, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, एक एसडीएम के रूप में जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो जब आपकी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर होगी तो है वहां भी सांप्रदायिकता, और अगर आपकी पोस्टिंग मऊ होगी है वहां भी सांप्रदायिकता। पर दोनों समस्याओं को सॉल्व करने का तरीका एक नहीं होगा, क्या होगा, अलग होगा। क्योंकि यहां की सामाजिक आर्थिक संरचना क्या है, अलग है, और वहां की सामाजिक आर्थिक संरचना क्या है, अलग है। तो वेस्ट यूपी की हमें अगर आज की कम्युनल टेंशन को समझना है तो इसे दो भागों में बांटकर देखना हो। एक तो वेस्ट यूपी की जो सामाजिक आर्थिक संरचना है, जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कम्युनल फॉल्ट लाइन को, एक कहीं ना कहीं दरार को पहले से ही क्या कर दे रही है, बना दे रही। और जब दरार होती है तो कई लोग बाहरी फैक्टर जो होते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, पाकिस्तान या कोई देश हो सकता है, उस दरार को और भी क्या कर दे, गहरा कर दे, और वहां पर दोनों में संघर्ष क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर समझना होगा। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक संरचना है, जो ऐतिहासिक स्थिति इस एरिया की, वो भी इस समस्या को कई बार क्या कर देती है, बढ़ा देती। तो दो पार्ट में हम देखेंगे, और जब इनको हम कनेक्ट करेंगे तो आज के वेस्टर्न यूपी की प्रॉब्लम आपको क्या होगी, समझ में आएगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि वेस्ट यूपी की जो सामाजिक आर्थिक संरचना है वो क्या है, और कैसे वो समस्याओं को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो एक दो करके पॉइंट वाइज हम इस लुक को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जरा पहली स्थिति देखिए क्या है, जो सामाजिक आर्थिक संरचना है उसमें पहली स्थिति क्या है। तो पहला पॉइंट है, आपको यहां की डेमोग्राफी को समझना होगा। और देखिएगा ये डेमोग्राफी जो है इस कम्युनल टेंशन को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। कैसे, और इससे तुलना करिएगा ईस्ट यूपी। हमने कहा प्रॉब्लम ईस्ट यूपी में भी है, पर ईस्ट यूपी की डेमोग्राफी अलग है और इस एरिया की डेमोग्राफी क्या है, आपकी अलग है। तो जरा मैप में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये डेमोग्राफी आपको अलग दिखाई दे रही है।
आप देखिएगा ये जो पूरा वेस्ट यूपी का इलाका है, तो पूरा इस वेस्ट यूपी के इलाकों में जैसे जैसे आप नीचे सेंट्रल यूपी में बढ़ेंगे, यानी कानपुर की तरफ क्या होंगे, आगरा से कानपुर की तरफ बढ़ेंगे, मुस्लिम आबादी थोड़ी सी क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस एरिया में बढ़ेंगे, इस एरिया में बढ़ेंगे, आप देखेंगे यानी जो हरित पट्टी है, कहां से लेकर हमने बताया था, गाजियाबाद बुलंदशहर से लेकर ये जो हरित पट्टी है, यहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। और जैसे ही आप तराई क्षेत्रों में बढ़ेंगे, बरेली से लेकर बिजनौर के बीच में मुस्लिम आबादी आपको मुरादाबाद, रामपुर में बहुत ज्यादा दिखाई देगी। यहां आबादी, मुस्लिम आबादी है 26%। लेकिन जब आप रामपुर और मुरादाबाद पहुंचेंगे तो ये आबादी 50% से क्या हो जाएगी, ज्यादा दिखाई देगी। यानी कुल आबादी में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा यानी बहुसंख्यक है। अब इसका परिणाम समझिए क्या है, कैसे ये कम्युनल फॉल्ट लाइन को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। नीचे की तरफ आबादी, हमने कहा जैसे जैसे आप सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ेंगे, आबादी लगातार थोड़ी सी उसके सापेक्ष क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका पहला पॉइंट समझिए क्या है कि क्या इस डेमोग्राफी का क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है, ये समझने की क्या है जरूरत। पहला इंपैक्ट तो ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, कहीं का भी माइनॉरिटी होता है, और कभी हम अल्पसंख्यक की समस्या बताएंगे तो अल्पसंख्यक का गिनती से कोई लेना देना नहीं है। अगर गिनती के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में इस्लाम की जो आबादी है उसमें अरबों की संख्या बहुत ही क्या है, कम है। पर अरब तो कभी अल्पसंख्यक होने की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग के यहां कोई आबादी अपने को अल्पसंख्यक होने की बात करता है। अल्पसंख्यकवाद तब हम लोग डिस्कस करेंगे जब धर्मनिरपेक्षता की और सांप्रदायिकता की पूरे भारत में समस्या को क्या करेंगे, देखेंगे। यहां हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है इसकी एक नेचुरल साइकोलॉजी होती है। एक तो इनके अंदर भय होता है, फियर फैक्टर होता है, एक फियर होता है। फियर क्या होता है, इन्हें हमेशा एक डर होता है अपनी पहचान खोने का, आइडेंटिटी का। इसलिए आइडेंटिटी को लेकर ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। और अगर आबादी ज्यादा है तो इनकी आक्रामकता भी क्या हो जाएगी, जाहिर बात है बढ़ जाएगी। अब कल को कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति इनको मीडिया में आके कह दे कि हम घर वापसी करेंगे, तो ये घर वापसी जैसे ही बात होगी इनके अंदर पहचान का संकट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर कोई कह दे, हो सकता है वो बात तार्किक भी कहे, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि लाउड स्पीकर को उतार दो, आपसे कोई कहे कि 3 तलाक गलत है, तो 3 तलाक पाकिस्तान में गलत है, वहां डर नहीं है उनको, क्योंकि वो पाकिस्तान में कौन है, बहुसंख्यक है। पर भारत में अल्पसंख्यक होने के बाद अगर 3 तलाक की बात आएगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आएगी, हो सकता है तार्किक दृष्टिकोण से वो गलत भी हो, उनके अंदर पहचान का संकट क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और ये पहचान का संकट किससे जुड़ा हुआ है, अधिकार के संकट से। इनको लग सकता है कि भाई हो सकता है कि हिंदुओं के त्यौहार खुले रूप में मनाए जा रहे हैं पर मुसलमानों के त्यौहार मनाए नहीं जा रहे हैं, और सरकार उसे रोकने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो जो समानता का अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हो सकता है इनकी संवेदनशीलता क्या हो जाए, बढ़े। और तीसरा मुद्दा होता है इनकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन। वो शासन में, वो हो सकता है व्यापार बाजार में, हर जगह उनको क्या है, भागीदारी का संकट। इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिप्राइवेशन, यानी उनको लगता है बहुसंख्यक आगे जा रहे हैं और अल्पसंख्यक क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और उसमें कोई रिपोर्ट आ जाए, आजकल तो आप जानते हैं सोशल मीडिया पे फेक रिपोर्ट भी जनरेट कर देते हैं, आप फेक न्यूज जिसको कहते हैं। इससे ये भागीदारी और इन सब का संकट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो अल्पसंख्यक मानसिकता है, इसलिए अल्पसंख्यक कोई समुदाय नहीं है, अल्पसंख्यक होना एक सोच है, और वो सोच इस भय से बहुत ज्यादा क्या रहती है, ग्रसित रहती है। और जब ये भय से ग्रसित रहती है तो इनको अल्पसंख्यक होने के नाम पर किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबिलाइज करना क्या हो जाता है, आसान है। जाहिर बात है जब इनकी संख्या ज्यादा होगी तो ये भागीदारी की बात ज्यादा करेंगे, लोकल स्तर पे ये अधिकार की बात ज्यादा संगठित तरीके से करेंगे, और ये पहचान के संकट को ज्यादा आक्रामक तरीके से क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अगर सरकार इनकी बातों को सुन ले
पंथ निरपेक्षता की आड़ में, जिसको हम लोग बोलचाल में मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं, तब तो इनको लगता है कि ये देश में हमारे लिए जगह है। लेकिन जैसे ही सरकार इसको थोड़ा भी सप्रेस करेगी, ये सांप्रदायिक चेतना और प्रबल रूप में इनके सामने क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। जाहिर बात है ये सोच किसकी है, अल्पसंख्यक की। इसका परिणाम इधर कैसे आता है, बहुसंख्यक में कैसे आता है? हर घटना के दो पहलू हैं। बहुसंख्यकों को क्या लग सकता है? बहुसंख्यकों को लगता है कि पूरी दुनिया में हिंदू अल्पसंख्यक है। भाई पूरी दुनिया में देखें तो कितने देश हैं, 56 से ज्यादा देश तो हैं कि जो इस्लामी गणराज्य के रूप में अपनी पहचान करते हैं, और ले देकर भारत, नेपाल, थोड़ा बहुत मॉरिशस कह लें, जहां पर हिंदुओं की आबादी ठीक ठाक है। इनको क्या लगता है कि भारत में तो हम बहुसंख्यक हैं, पर दुनिया में हम क्या हैं, अल्पसंख्यक। जरा अपनी मानसिकता समझिए। और ऐसे में अगर इनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और कई जिलों में ये आबादी 50% से क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है, तो इनको लगता है कि ये भारत में भी या वेस्ट यूपी में भी ये क्या किस में बदल जाएंगे, हिंदू अल्पसंख्यक। बुंदेलखंड में दांव नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम आबादी है ही नहीं, तो वहां पर उन्हें डर नहीं है। पर यहां डर है क्योंकि यहां 26 से लेकर कहां तक है, 50% तक। तो 26 वाले को 50 में बदलना बहुत ही क्या है, आसान। और ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी कह दे कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहते हैं, आप बताइए हिंदू मोबिलाइजेशन कम होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसके अंदर भी सांप्रदायिक चेतना क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। इसलिए देखिएगा, जब दिल्ली में सीए और एनआरसी का मुद्दा था, तो वेस्ट यूपी में लोगों के अंदर सांप्रदायिक चेतना ज्यादा थी। हिंदुओं को लग रहा था कि सीए एनआरसी का जो विरोध हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने इस इलाके में किसान की समस्या क्रिएट की। क्योंकि जब किसान के रूप में आप अपनी आइडेंटिटी करते हैं तो वहां हिंदू मुस्लिम विभाजन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब वर्तमान पढ़ेंगे तो इन मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला मुद्दा है सांप्रदायिक चेतना का, वो डेमोग्राफी है। और ये डेमोग्राफी ईस्ट यूपी में भी है, पर जितना स्ट्रांग वेस्ट यूपी में होगा उतना ईस्ट यूपी में नहीं होगा। सेंट्रल यूपी में भी कम होगा, पर बुंदेलखंड में भी तो लगभग नगण्य के क्या होगा, बराबर। ये पहला बिंदु था। दूसरा पॉइंट देखिए जो इस क्षेत्र में सांप्रदायिकता की समस्या से जुड़ा हुआ है। वेस्ट यूपी का ये जो मुसलमान है, ये अगर ईस्ट यूपी से तुलना करेंगे तो ये आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो ज्यादा संपन्न है। इसका रीजन कुछ तो ऐतिहासिक है, क्योंकि ये मुगल काल का इलाका है। याद होगा कि दिल्ली से आगरा किसका इलाका था, मुगल काल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। तो जाहिर बात है कि यहां मुस्लिम अमीर वर्ग, जमींदार, जागीरदार, मनसबदार क्या थे, ज्यादा थे। वो एक अलग रीजन है, इतिहास में हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। पर इसके अलावा भी इस इलाके में जो मुस्लिम हैं, एक तो कृषक हैं, और जाहिर बात है कि जब इस इलाके में हरित क्रांति होगी तो हरित क्रांति का लाभ इनको भी क्या होगा, मिलेगा। दूसरा ये इलाका जो है, ये एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का भी क्या है, केंद्र है। विशेषकर यहां लेदर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आगरा हो गया, इस इलाके में लेदर इंडस्ट्री बहुत। आप जानते हैं ब्रज का जो क्षेत्र है वो पशुपालक समाज है, और पशुपालक समाज में सबसे ज्यादा किस चीज का काम होता है, एक तो दूध का काम, डेयरी हटा दो तो डेयरी के अलावा दो काम और होते हैं, एक मांस का काम और दूसरा कौन सा काम, चमड़े का काम, जूते चप्पल बनाने। जाहिर बात है जो परंपरा है उसमें हिंदू लोग डेयरी का काम तो करते हैं, पर मांस और चमड़े का काम नहीं करते। और मांस और चमड़े के काम में एकाधिकार किसका हो जाएगा, इस इलाके में एकाधिकार, मोनोपोली किसकी होगी, वो मुस्लिम समुदाय की। इसलिए भारत के सबसे बड़े स्लॉटर हाउस इस इलाके में है। भारत का सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में मांस का एक्सपोर्ट इसी इलाके से, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं इस इलाके में। और जूते और उसका काम कारखाना भी आगरा में बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देता है, और उस पर नियंत्रण किसका है, मुस्लिम कम्युनिटी का है। तो जाहिर बात है ईस्ट यूपी में ऐसी संभावना नहीं है।
ईस्ट यूपी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे क्या। ईस्ट यूपी में क्या है, बनारस से आजमगढ़ की बेल्ट ये वीविंग का काम करती है, जुलाहे हैं। तो जुलाहों की तुलना आप मांस के एक्सपोर्टर से कभी नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है कि यहां पर इस इलाके में ये संपन्नता भी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा इस इलाके में गन्ना उद्योग का मतलब है चीनी उद्योग भी है और खांडसारी उद्योग भी है। आप देखेंगे सहारनपुर में लकड़ी का उद्योग है, बुलंदशहर में पॉटरी का उद्योग है। इन उद्योग धंधों में मुस्लिम आबादी ट्रेडिशनली मुगल काल, सल्तनत काल से ही अपनी भूमिका क्या कर रही है, निभा रही है। तो अलीगढ़ के ताला उद्योग में, फिरोजाबाद के कांच उद्योग में, मुरादाबाद के पीतल उद्योग में इनकी भागीदारी बड़ी मात्रा में देखने को क्या होगी, मिलेगी। तो जाहिर बात है इस इलाके का जो मुस्लिम है वो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न दिखाई देगा। अब यहां से देखिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इस इलाके का हिंदू ट्राइबल सोसाइटी के लक्षण है, कौन है, जाट है, गुजर है, राजपूत है, बताया था। वो भी आर्थिक रूप से क्या है, सक्षम है। तो इस इलाके में पहला संघर्ष हो जाएगा किसका, वर्चस्व, हेजेमोनिक स्ट्रगल कहते हैं। गांव प्रधान का चुनाव होना है तो प्रधान के चुनाव में कौन प्रधान बनेगा, जिला पंचायत का चुनाव है तो जिला पंचायत के चुनाव में कौन भागीदार होगा, एमएलए का चुनाव है तो कई जगह एमएलए में आप देखेंगे मुस्लिम आबादी 40% है। तो जाहिर बात है कि वहां पर चूंकि मुस्लिम इकोनॉमिकली सक्षम है तो वो खुद फ्रंट में लीडर है। ईस्ट यूपी में मुस्लिम फ्रंट लीडर नहीं है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे 2-4 लोगों को छोड़ दो तो फ्रंट लीडर नहीं है। पर यहां पर कादिर राणा, शाहनवाज राणा, ऐसी लाखों लोग दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं नेतृत्व के लिए क्या हैं, तैयार है। यानी यहां एक वर्चस्व का संघर्ष होगा और यह वर्चस्व का संघर्ष लोकल मुद्दों से जुड़ जाएगा। लोकल मुद्दे क्या हैं, लोकल मुद्दे कभी लव जिहाद के हो जाएंगे, जहां पर कास्ट और रिलीजियस स्ट्रगल क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कभी यहां पर वही रामनवमी का त्यौहार हो या कांवड़िया का वो हो, वहां पर शुरू हो जाएंगे। कई बार तो देखा गया कि ये क्रिकेट के खेल से भी क्या हो जाएगा, वर्चस्व का संघर्ष शुरू हो जाएगा। और चूंकि इसमें चुनाव भी इन्वॉल्व है तो ये बहुत आक्रामक ढंग से क्या होगा, दिखाई देगा और पोलराइजेशन की संभावना बहुत ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर सबसे यहां का सेंसिटिव इशू है वो है लड़की। हमने कहा था कृषक समाज में लड़की सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, सोशल प्रेस्टीज से जुड़ी हुई है। और अगर ट्राइबल सोसाइटी है तो उस लड़की के लिए हमने कहा था आपको कि ऑनर किलिंग भी ईस्ट यूपी में नहीं होता है पर संख्या क्या है, कम है। वेस्ट यूपी में ऑनर किलिंग क्या है, ज्यादा है। और वहां पर कहीं अगर अंतर धार्मिक विवाह की बात आई या लड़की भागने की बात आई तो ये स्ट्रगल बहुत जल्दी ही क्या होगा, कम्युनल स्ट्रगल में बदल जाएगा। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा जो इतना बड़ा दंगा था, उसका मेन कारण क्या था, लड़की का मामला था कि एक लड़की को किसी ने छेड़ा, उस लड़की के भाई ने हमला कर दिया और फिर इतना दंगा हुआ जिसकी टीस आज भी लोगों के दिलों में क्या है, विद्यमान है। तो जो दूसरा मुद्दा है वो इस इलाके की आर्थिक संरचना जो है वो वर्चस्व, क्या देखिए, हो सकता है आर्थिक लेकर हो। जाहिर बात है कि 2 दुकानदार हैं, 2 इंडस्ट्री के लोग हैं, उनमें शुगर इंडस्ट्री के लोग हैं, उसमें संघर्ष हो सकता है वो संघर्ष लोकल चुनाव को लेकर हो, यानी आर्थिक भी हो और कौन सी संघर्ष हो, राजनीतिक भी हो। लेकिन इस संघर्ष में ये फैक्टर जब शामिल हो जाएंगे तो दंगों की संभावना कम होगी कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मुद्दा दूसरा है जो इस एरिया की समस्याओं को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब देखते हैं तीसरा बिंदु जो है वो क्या है। तीसरा बिंदु जरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न यूपी का ये जो इलाका है, अगर हम अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से देखें तो ये बौद्धिक केंद्र भी है। इंटेलिजेंसिया जो माइनॉरिटी की इंटेलिजेंसिया है उसका केंद्र भी क्या है, वेस्ट यूपी। इसका ऐतिहासिक आधार तो ही है, आज के संदर्भ में देखते हैं क्या है। मुस्लिम जागरूकता का सबसे बड़ा केंद्र है एएमयू, अलीगढ़ आंदोलन। इतिहास में पढ़े होंगे आपने, क्या होगा, अलीगढ़ आंदोलन। यहां तक तो कहा जाता है कि पाकिस्तान का निर्माण ही अलीगढ़ आंदोलन के लड़कों के द्वारा ही किया गया।
दूसरा बौद्धिक केंद्र है सहारनपुर, जिसको आप देवबंद के नाम से जानते हैं। यहां पर जो देवबंद है ये दरअसल मुस्लिम इंटेलिजेंसिया का एक दूसरा सबसे बड़ा क्या है, केंद्र है। तीसरा केंद्र है यहां का बरेली। चौथा लखनऊ, जो नदवा स्कूल ऑफ थॉट है। अब लखनऊ को हम अवध और बाकी चीजों में देखेंगे, पर अगर तीन भार यूपी के इंटेलिजेंसिया के जो सबसे बड़े केंद्र हैं वो कहां हैं, वो कहां हैं, वेस्ट यूपी। तो जाहिर बात है, आप सोचिए इस इलाके का अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से सक्षम है और राजनीतिक रूप से जागरूक है और बौद्धिक रूप से भी उसका कहीं ना कहीं संभावनाएं ईस्ट यूपी की तुलना में क्या हैं, ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो ये जो बौद्धिक वर्ग है ये पहचान के मुद्दे को लेकर, और पहचान में मुद्दे में कौन कौन सा आएगा, सीए एनआरसी का मुद्दा। पहचान के मुद्दों में क्या आएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, और पर्सनल लॉ में आपने देखा होगा 3 तलाक से लेकर और सब मुद्दे क्या होंगे, आएंगे। क्योंकि याद रखिएगा ये मुस्लिम स्कॉलर है, तो मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर ये ज्यादा संवेदनशील है। जाहिर बात है कि चाहे सीएनआरसी का मुद्दा हो, पर्सनल लॉ का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों को लेकर इनकी संवेदनशीलता बहुत ही क्या होगी, ज्यादा। और जितना ये बौद्धिक रूप से अपनी बातों को सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, उतने ही इसकी प्रतिक्रिया जो राइट विंग थॉट है इस इलाके में, वो राइट विंग थॉट को एक तरह से चारा मिल जाएगा, एक फूड मिल जाएगा। वो इसी को आधार बनाकर और अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। और जाहिर बात है इस इलाके में सांप्रदायिक चेतना और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो सामाजिक आर्थिक संरचना है वो कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड तैयार करती है कि अगर एक छोटा सा मुद्दा आ जाए, वो छोटा मुद्दा कौन सा मुद्दा हो सकता है, 2 क्रिकेट की टीम खेल रही हो, आउट है कि नहीं है इसको लेकर 2 बच्चे भिड़ जाएं, एक हिंदू निकले एक मुसलमान निकले, और जल्दी ही वो 2 बच्चों का झगड़ा एक सांप्रदायिक दंगों में आ जाए, और उस दंगों में राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने लगे, मीडिया उसको सेंसेशनल बनाने लगे, तो वो दंगा बहुत व्यापक रूप से कहीं ना कहीं अपने प्रभाव छोड़े। पर हमने आपसे कहा था कि सामाजिक आर्थिक संरचना के साथ साथ जो ऐतिहासिक कारण है वो भी इस इलाके में बड़ी भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। तो अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं, जो हमने कहा था कि ऐतिहासिक कारण जो हैं वो ऐतिहासिक कारण कौन से हैं। तो आते हैं ऐतिहासिक कारणों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इस इलाके में, वेस्ट यूपी के इलाके। तो ऐतिहासिक कारणों को हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं, एक तो स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले, और एक 1947 के बाद। अब हमने आपसे कहा था कि इस एरिया का इतिहास तो इंद्र महाभारत से शुरू हो जाता है, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ। हम उतनी दूर नहीं जाएंगे, हमें चूंकि आज की समस्या से मतलब है तो थोड़ा जल्दी रखेंगे, बहुत पुराना इतिहास इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। इसे हम बांट लेते हैं मुगल काल। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर दिल्ली सल्तनत क्यों नहीं, चौहान वंश पृथ्वीराज क्यों नहीं। देखिए ये इमोशनल होके मत सोचिए, मुद्दा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ कोई पॉलिटिकल क्लास तो चल नहीं रही है, हम लोगों को तो मुद्दा आज का समझना है, और इसलिए समझना है कि कल को आप प्रशासनिक अधिकारी जाएं बने तो तटस्थ होकर निर्णय लें, बायस्ड होकर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में निर्णय न लें। तो मुगल काल रखेंगे, मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल रखेंगे। मुगल काल इस इलाके में रखेंगे 1556 से लेकर 1857। तो कई लोग इस पर भी नाराज हो जाएंगे कि सर 1556 क्यों, बाबर तो 1526 में आया था। तो देखिए बाबर तो 2.5 साल रहा, और उसके बाद हुमायूं तो दौड़ता भागता रहा, तो उसका कोई शासन नहीं। शासन की शुरुआत 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई से क्या हुआ, अकबर का शासन जिसको आप कहते हैं वो शुरू हुआ। और 1857 क्यों, बहादुर शाह जफर कहने को नाम मात्र के शासक थे। एक किसी ने कहा ना कि शाह दे आलम दिल्ली ता पालम, उनका शासन दिल्ली से पालम हवाई अड्डे तक था,
लेकिन कहने को मुगल सम्राट एक प्रतीक थे, सिंबल थे, तो वहां तक हम लेकर चलेंगे। जबकि इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जनरल लेक तो 1805 में ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसने मुगल सम्राट को अपना पेंशनर क्या कर लिया, बना लिया। ये इतिहास की क्लास नहीं है तो उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो मुगल काल हम यहाँ लेकर चलेंगे और ब्रिटिश काल को हम लोग मानेंगे 1858 से 1947। हम लोग इसको तो हम इसे दो फेजेस में बांट कर देखेंगे। और हमारा मतलब इतिहास समझना नहीं है, हमारा मतलब है आज की सांप्रदायिक समस्याओं को समझने में इतिहास कैसे बड़ी भूमिका क्या कर रहा है, निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं यहां से। जो शुरुआत है वो हम यहां से करते हैं। जो आप मुगल काल के नाम से क्या है जानते हैं, मुगल काल के नाम से जानते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। मुगल काल को दो भागों में बांट लेंगे। एक तो 1556 से 1707, जब मुगल काल अपने स्वर्णिम युग में पहुंचा, चरम पर पहुंचा। साम्राज्य कितना साल शासन किया, 151 वर्ष। ये 151 वर्ष जब मुगल साम्राज्य का वैभव पूरे विश्व में सबसे क्या था, बड़ा था। और दूसरा 1707 से 1857, जब कहने को दिल्ली में मुगल सम्राट था लेकिन उसके हाथ में वास्तविक सत्ता नहीं थी। वास्तविक सत्ता कभी मराठों के हाथ में थी, सिखों के हाथ में थी और बाद में अंग्रेजों के हाथ में आ गई, लेकिन कहने को सिंबल के रूप में बहादुर शाह जफर के रूप में ये सत्ता बनी रही। पहले जरा देखते हैं 1556 से 1757 की जो कहानी है, जब 151 साल में मुगल चरम अवस्था में पहुंचे तो क्या था। इस कहानी के दो चेहरे हैं, दो फेस। एक है अकबर, जहांगीर और शाहजहां, और दूसरा फेस है, इधर है पहला और इधर है कौन सा फेस, दूसरा, जिसे आप आलमगीर औरंगजेब के नाम से क्या है जानते हैं। तो दो फेस है। एक तरफ अकबर का चेहरा याद कीजिए, उसके उत्तराधिकारी जहांगीर का और उसके उत्तराधिकारी शाहजहां। और फिर एक चेहरा किसको याद कीजिए, औरंगजेब का। इसने कैसे इस इलाके में सांप्रदायिकता के बीज डाले, क्योंकि मुगल काल का केंद्र हमने कहा था कौन सा था, मेन सेंटर तो कौन सा था, दिल्ली से लेकर किसके बीच में, आगरा के बीच में। ये वही पश्चिमी यूपी वाला ही मुख्यतः क्या है, इलाका है। तो पहले देखिए अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनका क्या काम था। आपको पता है कि अकबर को यह बात पता थी कि साम्राज्य के निर्माण के लिए हमको एक बड़ी क्या चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, सेना। साम्राज्य बनाना आसान है पर उसे बनाए रखना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स और पावर में क्या अंतर है, तो क्या अंतर बताएंगे। 100 किलो का वेट उठा लेना फोर्स है, पर वेट उठाए रखना क्या है, पावर है। तो सत्ता को बनाने के लिए तो फोर्स चाहिए, पर सत्ता बनी रहे उसके लिए आपको क्या चाहिए, पावर। और पावर का सेंटर कौन था, सेना। सेना को चाहिए संसाधन, रिसोर्सेज। कोल्ड वॉर में सोवियत संघ क्यों हार गया अमेरिका से, तकनीक के रूप में, मिलिट्री के रूप में रूस पीछे नहीं था। रूस पीछे किस मामले में था, आर्थिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, जहां अमेरिका का सामना नहीं कर पाया। और इसी कमी को दूर करने की कोशिश कौन कर रहा है, चाइना। इसलिए चाइना कोल्ड वॉर में सोवियत संघ से ज्यादा बड़ा खतरा दिखाई देता है। तो संसाधन चाहिए, और उस समय संसाधन कौन था, लैंड रेवेन्यू, यानी क्या था, भूमि कर। और तो कोई था नहीं, आज की तरह जीएसटी तो था नहीं, टैक्स और तरह की तो कॉर्पोरेट टैक्स तो था नहीं, ले देकर एक ही कर था, वो क्या था, भूमि कर। और भूमि कर का सबसे बड़ा सेंटर कौन था, गंगा यमुना की दोआब। और इसी इलाके में सबसे पहले सत्ता अकबर की क्या की, स्थापित की। तो अब आप बताइए, आपको अगर भूमि कर लेना है, आप है मुगल सम्राट, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए,
और मैं एक किसान हूं, विनय सिंह एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ का क्या है, लैंड है। इस 1 एकड़ के लैंड में वो 1 क्विंटल गेहूं पैदा करता है। 1 क्विंटल गेहूं का क्या है, मान लिया पैदा करता है, और उसकी बाजार में कीमत 2200 रुपए है मान लेते हैं। तो अकबर हमसे कह सकता है कि भाई 10% टैक्स क्या कर दो, हमें दे दो। तो हमने 10% उसको 1 क्विंटल का दिया, उसको टैक्स के रूप में अगर कैश में इसको कन्वर्ट करें तो कितना मिल गया, 220 रुपए। पर अकबर को अपनी सेनाओं को बढ़ाने की जरूरत है, अकबर को अपनी सेनाओं को और संगठित करने की जरूरत है, तो वेतन पेंशन की जरूरत क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ऐसा बढ़ेगा तो परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि मेरे पास, अकबर के पास 2 विकल्प है, या तो टैक्स की रेट क्या कर दूं, बढ़ा दूं। 210% की जगह हमने क्या कहा, 25 दो, और जरूरत पड़ी तो क्या कहेंगे, 50 दो। अगर आप ऐसा करेंगे तो परिणाम क्या होगा, किसान जो इस इलाके के हैं वो विद्रोह करना क्या कर देंगे, शुरू कर, रिवोल्ट शुरू हो जाए। दूसरा तरीका क्या है जो सरकार आज करती है कि टैक्स ना बढ़ाएं, इस इलाके की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, उत्पादकता को बढ़ा दें। और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इस इलाके में नहरों का क्या कीजिए, विकास कीजिए, सिंचाई के साधन बढ़िया विकसित कीजिए, खाद बीज का प्रबंध करिए, जो बंजर भूमि है उसको सही करिए। तो यहां पर वो 1 क्विंटल की जगह 10 क्विंटल पैदा करेगा, और अगर 10 क्विंटल पैदा करेगा तो टैक्स कलेक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अकबर ने मॉडल अपनाया ये वाला, अकबर ने मॉडल अपनाया कौन सा, अकबर ने पुरानी नहरों की साफ सफाई कराई जो फिरोज शाह तुगलक के समय बनी थी, नहरों का विकास कराया, जहांगीर शाहजहां ने भी उसको क्या किया, प्रोत्साहित। पर दरअसल जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपनी शासन को दक्षिण भारत तक पहुंचा दिया, और वहां इतिहास में पढ़े होंगे मराठों की लड़ाई में वो क्या हो गया, फंस गया। और मराठों की लड़ाई में, दक्कन की लड़ाई, दक्षिण की लड़ाई का खर्चा कहां से पूरा कर रहा था, इस इलाके से। और इस इलाके में उसने क्या किया, टैक्स तुरंत क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब अगर टैक्स बढ़ा दिए तो किसान विद्रोह करेंगे, और ये किसान में सबसे डोमिनेंट कास्ट कौन थी, जाट। कोई गोकुला या गोकुल या गोकला नाम का जाट किसान विद्रोह शुरू कर देगा, किसान उसके साथ शामिल हो जाएंगे। और चूंकि औरंगजेब दारा शिकोह को मार के आया था, और जब दारा शिकोह को मार के आया था तो किस नाम पर आया था कि ये हिंदुओं का समर्थक है, तो औरंगजेब को साबित करना था कि वो मुस्लिम कट्टरपंथी है। और मराठों को भी उसने कहा ये हिंदू है। यद्यपि मैंने पढ़ाया भी होगा या आपने भी पढ़ा होगा कि औरंगजेब की सेना में खुद भी हिंदू हैं, पर जब आप लड़ाई लड़ते हैं तो एक नाम लेते हैं। जैसे अमेरिका ने इराक की लड़ाई लड़ी, असली कारण क्या था, तेल कब्जा करना, पर रीजन क्या दिया, लोकतंत्र को बचाने और तानाशाही को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। औरंगजेब ने नारा दे दिया कि हिंदू जो हैं इनको सही करने के लिए, काफिरों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो जाट है, ये जाट आंदोलन भी अपने आप में हिंदू आंदोलन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो परिणाम क्या होगा, जो औरंगजेब की नीतियां हैं वो जाने अनजाने हिंदुओं के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। जो संघर्ष क्या था, किसानों का संघर्ष था। हो सकता है वो संघर्ष सिखों का धार्मिक संघर्ष हो, सामान्य सा, लेकिन जब आप गुरु तेग बहादुर का शीश कटवा देंगे, जब आप मराठों के नेता संभाजी, जो शिवाजी प्रतीक है, आप बताइए आपने मराठों का इतिहास कभी शिवाजी से पहले सुना था? शिवाजी मराठों की अस्मिता का प्रतीक है, उनके शौर्य का, उनके साहस का प्रतीक है। और उनके बेटे को अगर आप चीर देंगे तलवार से तो जाहिर बात है ये मराठा अस्मिता को क्या करेगा, बाहर करेगा। यानी आप देखिए, सिखों, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बाद में औरंगजेब का ही एक उत्तराधिकारी फर्रुख शेर क्या करेगा, बंदा बहादुर की भी हत्या बहुत बुरी तरह करेगा। तो सिख कम्युनिटी भी कहां है, मुख्यतः जाट हैं, और वो हैं वो कृषक कम्युनिटी, वो कहीं ना कहीं हिंदूवाद और एंटी मुस्लिमवाद से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और वेस्ट यूपी में अगर आप हरिद्वार तक पहुंचेंगे, ऊधम सिंह नगर तक, तो सिखों की आबादी भी बड़ी मात्रा में दिखाई देगी।
जाट आंदोलन होगा तो जाट आंदोलन भी हो सकता है गोकुल से शुरू हो और आगे चलकर एंटी मुस्लिम आंदोलन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और मराठा तो कह ही रहे हैं हिंदू पद पातशाही कटक से लेकर अटक तक हम हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो जाहिर बात है औरंगजेब की नीतियों ने इस इलाके में, अन्य इलाकों में भी, महाराष्ट्र में भी पढ़ेंगे, पंजाब में भी पढ़ेंगे, एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को क्या कर दिया, जगा। तो अकबर ने क्या किया था, याद रखिएगा, धर्मांतरण दो तरीके से हो रहे हैं। अकबर के समय में सूफी करवा रहे हैं, वो प्रेम की भाषा है। ये निजामुद्दीन औलिया का क्या है, क्षेत्र है। पुराने समय के चिश्ती का क्या है, क्षेत्र है। वो सूफिज्म है, वो भक्ति आंदोलन का दौर था। तो भक्ति आंदोलन भी अपना पक्ष अकबर के समय रख रही है, तुलसीदास के समय रख रही है हिंदू धर्म को बचाने के लिए, और सूफी उसको प्रचार करने में लगे हैं। इसीलिए इस इलाके में आपने देखा होगा, ईस्ट यूपी में नहीं है, यहां पर जाट मुस्लिम है, यहां पर राजपूत मुस्लिम है बड़ी मात्रा में। तो कुछ लोग तो क्यों धर्मांतरण कर रही होंगे अकबर के समय में, क्योंकि वो शादी विवाह से जुड़ गए, सत्ता में भागीदारी को लेकर जुड़ गए और उन्होंने धर्म छोड़ दिया। कुछ लोग क्यों जुड़ गए होंगे, सूफियों के प्रभाव से। कुछ किसानों को लगा होगा कि ये नहर वहर की सिंचाई चाहिए, बढ़िया है, शासक अच्छा है, इसलिए हो गए होंगे। पर औरंगजेब ने क्या किया, जाटों को दबाने के नाम पर, राजपूतों को दबाने के नाम पर, होलकरों को दबाने के नाम पर न केवल हत्याएं करवाईं, बल्कि मंदिर जो प्रतीक थे उनका क्या किया, नष्ट किया। और अगर मथुरा का मंदिर जो ब्रज की क्या है, आन बान शान है, अगर औरंगजेब नष्ट करेगा तो ये हिंदू मोबिलाइजेशन और भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी औरंगजेब ने बीज डाल दिए जो सांप्रदायिक चेतना के कहीं ना कहीं से एरिया में क्या थे, पड़े हुए थे। पर जैसे ही औरंगजेब मरा, केंद्रीय शक्तियां कमजोर हुई, नई तरह का संघर्ष इस इलाके में बन गया। वो 1707 के बाद क्या हुआ, विकसित हुआ। तो देखते हैं 1707 के बाद। तो इनको उत्तर मुगल काल क्यों कहते हैं? हमने कहा था मुगल काल का जो चरम था औरंगजेब के समय, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुगल काल। और जो बाद में मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, उस पतन के समय को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर मुगल्स। ये तो आप इतिहास में पढ़े ही होंगे। अब आइए जरा देखिए, आप बताइए, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। आजकल पाकिस्तान की स्थिति बड़ी ख़राब है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान 4 भागों में टूट जाएगा। बलूचिस्तान अलग हो सकता है, सिंध अलग हो सकता है, गिलगिट अलग हो सकता है, इधर पंजाब अकेले पाकिस्तान के रूप में बचेगा। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, जब कहीं पर एक देश कमज़ोर होने लगता है तो अगल बगल की शक्तियाँ उस राजनीतिक निर्वात को भरने की क्या करती हैं, कोशिश। चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान में अपनी भूमिका बढ़ा ले, अफगानिस्तान चाहेगा कि वो उधर के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके को अपने में क्या कर ले, मिला ले। भारत क्या चाहेगा, तुरंत कश्मीर वाला इलाका क्या कर ले, कब्जा कर ले। हर शक्तियां सक्रिय हो जाती है, पर पाकिस्तान शक्तिशाली है तो वो शक्तियां उसका शायद उतना उनको मौका नहीं मिलता। मुगल काल जब कमजोर हुआ, इससे 2 स्थितियां पैदा हुई। औरंगजेब ने तो सांप्रदायिकता के बीज डाल ही दिए थे। ऐसे में एक तरफ कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स थे, बुद्धिजीवी थे, वो रिएक्शनरी हो गए, प्रतिक्रियावादी। और चूंकि इनका केंद्र दिल्ली था तो उसका प्रभाव अगल बगल क्या होगा, पड़ेगा। हो सकता है उसका प्रभाव छपरा में कम पड़े। आजकल की तरह इंफॉर्मेशन एज में तो हम लोग रह नहीं रहे, तो दिल्ली के अगल बगल प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। दिल्ली से दूरी जितनी बढ़ेगी उतनी प्रभाव उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा, इसके हिंदू प्रतिक्रिया में बीज कब पड़ गए थे, औरंगजेब ने। बीज तो किसने डाल दिए थे, औरंगजेब। जो मुस्लिम प्रतिक्रिया हुई उसके 3 लोग सिंबल थे। कभी सांप्रदायिकता या पाकिस्तान पढ़ेंगे, इतिहास की क्लास कभी लेंगे तो उस पर चर्चा करें। पाकिस्तान के विचारक लोग क्या मानते हैं, इकबाल है, और उसको मूर्त रूप देने का काम किया किसने, मोहम्मद अली जिन्ना। ये गलत है। पाकिस्तान शब्द भले कोई न जानता हो, पर पाकिस्तान एक देश नहीं, पाकिस्तान एक विचार है, एक आइडिया है। और उस आइडिया को क्रिएट किया 1707 के बाद शाह वली उल्लाह देहलवी नाम के एक मुस्लिम स्कॉलर ने।
उसके बेटे शाह अजीज ने, और शाह अजीज का शिष्य थे सैयद अहमद बरेलवी। जो तीन तिकड़ी थी, किसकी किसकी? शाह वलीउल्लाह देहलवी, उनके बेटे शाह अजीज और उनके शिष्य शाह अजीज के सैयद अहमद बरेलवी। इस विचार का केंद्र क्या था जो चलकर आगे चलकर पाकिस्तान का निर्माण करवाया? इस विचार का केंद्र था कि भारत में जितने भी मुस्लिम हैं ज्यादातर वो धर्मांतरण वाले हैं। वो क्या है? जिनका रिलीजन कन्वर्जन में आया, वो पहले से इस्लाम को मानने वाले नहीं थे। और धर्मांतरण तभी सफल हुआ जब इसको मिला था राजनीतिक संरक्षण। क्या मिला था? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, राजनीतिक संरक्षण। भाई राइटिंग अच्छी नहीं है, समझ लीजिए। राजनीतिक संरक्षण के बिना शाह वली देहलवी ने कहा कि भारत में, हिंदुस्तान में इस्लाम का टिकना संभव नहीं है, तो बिना सत्ता के इस्लाम रह नहीं सकता। यही विचार आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण में क्या किया? बड़ी भूमिका निभाई। इनका क्या कहना था? अब चूंकि मुगल सल्तनत कमजोर हो रहा है, तो इस कमजोरी का फायदा कुछ हिंदू उठा रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा निशाना उस समय कौन था? मराठा, जो शिवाजी के वंशज थे। आगे चलकर जब बरेलवी आएंगे तो कौन आ जाएगा? सिख आ जाएंगे और अंग्रेज आ जाएंगे। इसलिए वो जिहाद किसके खिलाफ करेंगे? सिखों और अंग्रेजों के खिलाफ। पर शाह अहमद देहलवी और उनके बेटे शाहजीज के सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मराठे। और मराठों ने जब नारा दिया कटक से अटक तक, तो और डर गए। उनको लगा कि अगर राजनीतिक सत्ता हाथ से निकल जाएगी तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, और इसलिए उनको लगता था किसी कीमत पर इस्लाम को बने रहने के लिए उनके हाथ में सत्ता का नियंत्रण होना चाहिए। इन मराठों से मुकाबला करने के लिए शाह अहमद ने एक चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी किसको लिखी थी? अहमद शाह अब्दाली, और आमंत्रित किया कि तुम आखिर मराठों का विनाश करो। और इन्हीं के कहने पर अहमद शाह अब्दाली आया, लगातार 1748 से अटैक करता रहा, और 1761 में पानीपत का तीसरा सबसे बड़ा क्या हुआ? युद्ध। अब्दाली को जब बुलाया तो इन्होंने मराठों के अगेंस्ट में एक मुस्लिम नेक्सस बनाने की कोशिश की, पॉलिटिकल। और मुस्लिम नेक्सस कौन कौन था? अफगान रुहेले जिनको कहते थे, नजीबुद्दौला, पढ़ेंगे, नजीबुद्दौला के साथ थे। जबकि अहमद शाह अब्दाली खुद भी कौन था? अफगानी। अवध, जिसका केंद्र फैजाबाद था, और उसके नेता सुजाउद्दौला उनके साथ थे। और तीसरा इसमें बंगाल के क्या थे? नवाब थे। इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका क्या किया? सपोर्ट किया। जाहिर बात है, ये जो आइडिया है जो आगे चलकर पाकिस्तान में बना कि सत्ता का होना बहुत ही जरूरी है, और उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तानी मुस्लिम नहीं हैं, इन्होंने ही वो विचार पैदा किया जो पाकिस्तान के इतिहास में आज है। पाकिस्तान के इतिहास में इतिहास कब से शुरू होता है? 712, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया। वो कहते थे इससे पहले हमारा इतिहास है ही नहीं। क्यों भाई? सप्त सिंधु जो आर्य सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, उसका केंद्र गंगा यमुना थोड़ी था, वो तो सिंधु क्षेत्र था। सिंधु से ही तो हिंदू निकला है। तो देखा जाए आज के पाकिस्तानी मेन हिंदू हैं। तो उन्होंने अपना कनेक्शन काटा। उसके केंद्र में कौन थे? शाह वली उल्लाह। इनसे कोई संपर्क ना रखो। उनका कहना था हम शासक बन के आए हैं, शासक बन के ही यहां पर क्या होंगे? रहेंगे। तो जाहिर बात है कि ये एक आइडिया क्रिएट हुआ जो 18वीं सेंचुरी में प्रबल हुआ। इसके अगेंस्ट में हिंदू रिएक्शन भी हो रहा था, जाट का। जो सूरजमल जैसे प्रबुद्धकारी जाट नेताओं ने, उसे प्लेटो कहा जाता है इस इलाके का, तो सूरजमल के नेतृत्व में जाट में आएगा। सिख नेतृत्व विकसित होगा जो आगे चलकर बहुत बाद में रणजीत सिंह के नेतृत्व में आएगा, और मराठे तो प्रबल रूप से इसमें दिखाई देंगे। बस प्रॉब्लम क्या थी? इनमें आपस में एकता
हिंदू के नाम पर नहीं थी। एकता कई रीजन से नहीं थी, वो मराठों की पॉलिसी भी कुछ ऐसी थी जिसके कारण नहीं थी, वो एक अलग मुद्दा है, अलग इतिहास की क्लास में है। भले ही आपस में एकता ना हो और पानीपत के युद्ध में हो सकता है मराठी अकेले फंस गए हों, बिना लड़ाई के, बिना खाना पीना के लड़ाई लड़ रहे हों, उसके बावजूद जो हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन है इस इलाके में कहीं ना कहीं क्या थी, विद्यमान थी। यानी इतिहास को अतीत में जाकर देखेंगे तो ये जो हिंसक सोच है वो अचानक क्रिएट नहीं हो रही है, ये पहले से कहीं ना कहीं इस इलाके में विद्यमान है। और इस इलाके में सबसे ताकतवर जो जाट और इनके साथ आगे चलकर गठबंधन किसका बना, राजपूतों का। ये जाट राजपूत गुजरों की जो बड़ी जो एरिया था, इस इलाके में रिएक्शनरी फोर्सेस पहले से ही कहीं ना कहीं क्या थे, विद्यमान। ये अलग बात है कि जब अंग्रेज इस इलाके में हावी होने लगे तो एक अंतिम प्रयास इस इलाके में 1857 की क्रांति में देखने को मिला। केंद्र इसका कौन था, मराठा, अरे मेरठ में केंद्र था। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली की सत्ता के नाम पर, बहादुर शाह जफर के नाम पर इस इलाके के लोगों ने 1857 की क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई। इससे एक चीज और देखने को मिलती है, जब बाहर दुश्मन कोई नया आ जाएगा तो हिंदू मुस्लिम एकता बन जाएगी, और जैसे ही वो बाहर का दुश्मन नहीं होगा, वो आंतरिक संघर्ष इस इलाके में क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। ये चलता रहा 1857 की क्रांति। अब देखते हैं ब्रिटिश काल, जब अंग्रेजों की डायरेक्ट सत्ता इस इलाके में क्या हो गई, स्थापित हो गई 1858 के बाद। जो ब्रिटिश पीरियड है उसके बाद ये सत्ता कैसी है। तो 1858 के बाद का समय है ब्रिटिश राज का, और यही समय है जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट धीरे धीरे चरम पर पहुंचा। इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की धारा संगठित रूप से चली। पर इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस केवल चला रही थी, क्रांतिकारी अलग चला रहे थे, कोई अलग चला रहा था। ये सारी धाराएं मिली तो 1947 में देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। पर यही वो समय था जब पाकिस्तान की नींव पड़ी और सांप्रदायिकता के बीच और भी क्या हुए, गहरे। अब इसकी परिस्थिति समझते हैं क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर एक तो धारा थी जो प्रगतिशील धारा थी, प्रोग्रेसिव धारा, जो चाहता था कि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य या लोकतांत्रिक देश में। अब ये मत कहिएगा कि सर वो तो बहुत बाद में आई, हम यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहली बार कब डोमिनियन स्टेट्स की बात हुई, फिर 1929 में कब रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता। इतिहास देखिए, यहाँ तकनीकी रूप से हम नहीं बता रहे। कई लोग होते हैं ना, आप लोगों में सोच रहे होंगे सर लग रहा नहीं जानते हैं। जानने का मतलब ये है कि हम एक संदर्भ बता रहे हैं, उसके संदर्भ में सोचने की जरूरत है कि धीरे धीरे एक लोकतांत्रिक देश के रूप में ये चेतना आई, तुरंत नहीं आई, पर 20वीं सदी तक ये चेतना आ गई। ये प्रोग्रेसिव लोग थे, पर कुछ रिएक्शनरी थे, प्रतिक्रियावादी थे। और ये प्रतिक्रियावादी दो इलाकों से आए थे। एक तो महाराष्ट्र में जो मराठों का नेतृत्व था वो पेशवाओं के हाथ में था, जिनको आप चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं। उनको लगता था कि चित्पावन ब्राह्मण जो मेन थे, उनको लगता था कि अंग्रेजों ने मराठों से हिंदुस्तान लिया है। भाई कहने को बहादुर शाह जफर थे, पर अगर आप मैप देखेंगे तो बहादुर शाह जफर थोड़ी आपको दिखाई देंगे। अगर आप मैप देखें 1760 का, ये 1760 का मैप देख लीजिए,
कहने को तो दिल्ली दिखाई, मराठे जो कटक से अटक तक छाए हुए हैं, जाहिर बात है उनको लगता था कि उनके हाथों से अंग्रेजों ने सत्ता ली। लेकिन जो मुस्लिम रिएक्शनरी थे उनको क्या लगता था? उनको लगता था, जिसका केंद्र उस समय कौन था? दिल्ली। जो मुस्लिम रिएक्शनरी थे उनको लगता था कि सत्ता किससे ली गई है? मुगलों। तो उनको लगता था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो सत्ता मुगलों के हाथ में दी जाएंगे। और विचार वही था शाह अहमद दहलवी वाला कि भारत में इस्लाम बचेगा कब? जब राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में क्या होगी? रहेगी। ये दो रिएक्शनरी विचार थे। यही रिएक्शनरी विचार आगे चलकर कुछ रीजन से आप देखेंगे कि हिंदुत्ववादी विचारधारा में भी क्या होंगे? बदले। शुरुआत में इस विचारधारा को वीर सावरकर जैसे लोग सपोर्ट करेंगे, तिलक जैसे लोग सपोर्ट करेंगे। विचार स्पष्ट रूप से कुछ अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगा, पर केंद्र में वो थॉट प्रोसेस है कि वो जो कटक से अटक तक भगवा फहराना है, हिंदुत्व का एजेंडा खड़ा करना है, वो विचार शिवाजी का विचार है, फिर पेशवा बाजीराव का विचार है, वो माधवराव का विचार है, और उस विचार के वाहक चित्पावन ब्राह्मण हम लोग हैं। इस विचार को हम आगे बढ़ाएं। उधर मुगल जो अपने को मानते थे हम हिंदुस्तानी नहीं, कौन है? अरब हैं, शेख हैं, सैयद हैं, खान हैं, अफगान हैं, हम बाहर के लोग हैं और हम पैदा ही हुए हैं शासन करने के लिए, तो हम शासक बनकर ही क्या होंगे? रहेंगे। ये जो मुस्लिम रिएक्शनरी है ये तो लोकतंत्र की भावना के ही विरुद्ध है, मानेगा ही नहीं लोकतंत्र को। क्यों? लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। तो इन्होंने अब एक नया भय क्रिएट किया कि लोकतंत्र का मतलब होता है बहुमत का शासन, और बहुमत का शासन का मतलब किसका शासन? हिंदू शासन। और वो कह रहे हैं हम 800 साल शासन किए हैं, शासक रहे हैं, इन कायर हिंदुओं के अधीन थोड़ी रहेंगे। जितना ये विचार प्रबल होगा, ये विचार और भी ज्यादा आगे चलकर क्या होगा? क्योंकि हर एक उग्रवादी विचार दूसरे उग्रवादी विचार को पुष्पित और पल्लवित करती है। जाहिर बात है जब ये विचार उत्पन्न हुआ, इस विचार को सबसे पहले आगे बढ़ाया सर सैयद अहमद खान। अब ये देखिए, सर सैयद अहमद खान वैसे तो मुस्लिम स्कॉलर है, वो परेशान क्यों है? 1857 की क्रांति का सारा भार अंग्रेजों ने किस पे डाल दिया? मुस्लिम लोगों पे। तो उनका शोषण शुरू हो गया। वो तो चाह रहे थे कि उनके साथ एकता स्थापित कर लो और एकता स्थापित करके मुस्लिमों को कुछ फायदा हो जाए, पर वो जान नहीं रहे थे कि जाने या अनजाने वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के बीज बो रहे। वो सर सैयद अहमद खान जो कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम एक नवयुवती की दो आंखें हैं, एक भी चला गया तो उसकी सुंदरता कम हो जाएगी, वही सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के विरोध के नाम पर उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता के बीज बोए, जिसको अलीगढ़ आंदोलन ने और आगे क्या किया? विकसित। पर कुछ ऐसे मुस्लिम भी थे, रिएक्शनरी ही सही, वो कांग्रेस के सपोर्टर भी थे, पर वो सपोर्ट कह रहे थे कि हम मुस्लिम पहचान को बनाकर ही रखेंगे। हम देश, याद रखिएगा, राष्ट्रवाद नागरिकता की संकल्पना से, सिटीजनशिप, और जब सिटीजनशिप है तो संविधान ये नहीं कहता है कि तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान, वो सबको समान अधिकार देता है। ये जो आंदोलन था जो देवबंद के रूप में था, और देवबंद का भी केंद्र हमने बताया था कौन है? सहारनपुर। वो कांग्रेस के समर्थक थे, जमीयत उल हिंद कांग्रेस के समर्थक है, पर समर्थक इस नाम पे है कि आप हमारी आइडेंटिटी को क्या करोगे? बचाओ। इसको आप कहते हैं कंडीशनल सपोर्ट, सशर्त समर्थन। और कांग्रेस ने भी इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का एक आवरण भी क्या कर लिया? अपने साथ जोड़ लिया, जिसको गांधी जी और नेहरू जी ने आगे बढ़ाने की क्या की? कोशिश की। जाहिर बात है ये विचार धीरे धीरे कमजोर पड़ा, और जिन्ना का विचार सर सैयद अहमद का विचार इकबाल और जिन्ना के नाम से प्रबल हुआ, और पाकिस्तान क्या हो गया? बन गया। इस पूरी वैचारिक लड़ाई में क्या हो रहा है?
कहीं ना कहीं निचले स्तर पर सांप्रदायिक चेतना और भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब देश आजाद हुआ तो देखिए स्थिति क्या आएगी। उन्नीस सौ 50 के बाद स्थितियां देखिए क्या है। कांग्रेस ने अपना एक मॉडल बनाया जिसको कांग्रेस मॉडल के नाम से जानते हैं। सत्ता सवर्णों के पास, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और आप देख लीजिए कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बताइए उत्तर प्रदेश में जो या तो ब्राह्मण ना हो, क्षत्रिय ना हो या वैश्य ना हो। बताइए कोई नाम याद है आपको? शुरू से ले लीजिए, गोविंद वल्लभ पंत से, कमलापति त्रिपाठी, श्रीपति मिश्रा, कोई नाम आपको याद आ रहा हो, या विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, कोई नाम बताइए। वो कौन होगा? सत्ता किसके पास है? सवर्णों के। और धर्मनिरपेक्षता का आवरण किसको जोड़ेगा हमारे साथ? किसको जोड़ेगा? मुस्लिम। धर्मनिरपेक्षता एक आवरण है जो कहीं ना कहीं निचले स्तर पर काम नहीं कर रहा। इन्हें पता है कि दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा, याद रखिएगा, इस्लाम समतावादी धर्म है, सबको बराबर मानता है। केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है जहां कोई अशरफ है, बड़ा आदमी, हिंदू धर्म के हिसाब से सवर्ण मान लीजिए, और कोई अजलाफ है, अर्जल है, निचला मुसलमान है। सैयद और खान ये सब क्या हैं? अशरफ लोग हैं। और अजलाफ कौन है? अंसारी, या छोटी जातियां जो कौन है? अंसारी। पश्चिमी यूपी में अशरफों की संख्या ज्यादा है मुगल काल के कारण, जमींदारी मसनदारी के कारण। इन अशरफों का केंद्र कौन है? बौद्धिक केंद्र कौन है? देवबंद है, बरेली है, और कौन कहा था हमने आपका इधर अलीगढ़ है। ये अशरफ को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी पहचान मिल रही है। रोजा होगा तो सारे नेता कपड़ा पहन के, टोपी बना के, अरबी कपड़ा पहन के उनके यहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे। और जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनके बच्चे, कोई एमएलसी बनेगा, कोई एमपी बनेगा, यानी सत्ता में उनकी कहीं ना कहीं क्या हो रही है? भागीदारी। इनको बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इस्लामिक आइडेंटिटी के नाम पर अशरफ इसका क्या उठा रहे हैं? लाभ। और तीसरा, नारों में पिछड़ों को दिया जाए। गरीबी हटाओ नारा है। गरीबी हटाओ का मतलब हो सकता है गरीब हट जाएं, लेकिन नारे में पिछड़े हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, फलानी योजना, ढिमकानी योजना, कोई ना कोई योजना, नारों में क्या होगा? पिछड़े। ये कांग्रेस का मॉडल लगातार चलेगा। इस बात को वेस्टर्न यूपी के एक नेता ने सबसे पहले समझा कि कांग्रेस को चूंकि वो कांग्रेस का ही मेंबर था, कांग्रेस का ही वो नेता था, और कांग्रेस से अलग होकर उसने नई पार्टी बनाई थी, तो वो कांग्रेस के इस एजेंडे को उन्हीं से उनको जवाब देना चाहता। उसने कांग्रेस मॉडल के अगेंस्ट में कॉन्सेप्ट डेवलप किया, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। इंजीनियरिंग मतलब होता क्या होता? बनाना, नया जोड़ तोड़ करके नई चीज बनाना। उस नेता का नाम था चौधरी चरण सिंह। और आज की राजनीति जो सोशल इंजीनियरिंग की पश्चिम में चली, वो इसी कारण से क्या हुई? चली। कैसी? जरा देखिए, वो मॉडल जो चौधरी चरण सिंह ने बनाया और आज भी चल रही है, वो कैसे चल रही है। पहले तो मुस्लिम इस इलाके में हमने कहा 26 से 40%, और कांग्रेस में सभी मुस्लिम नेता तो नहीं शामिल हैं, तो बहुत से मुस्लिम नेता हैं जो कांग्रेस से बाहर हैं, और ये आर्थिक रूप से बहुत ही क्या हैं? सक्षम हैं, शक्तिशाली भी हैं, सेल्फ पोषित हो सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस भी हो सकते हैं। तो पैसा नहीं भी हो तो ये सेल्फ फाइनेंस है।
इनको तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने साथ जोड़ा जाए और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाया जाए कि जितना कांग्रेस करती है उससे और ज्यादा कहती है। यहां से तुष्टीकरण, अपीजमेंट क्या होगा, और भी होड़ है ना, वोट बैंक खींचना है तो होड़ है, तो और तुष्टीकरण क्या करेंगे। अब इस इलाके में सबसे बड़ी कम्युनिटी जो डोमिनेटिंग कास्ट है वो जाट है, इनकी आबादी है 7%। दूसरी आबादी इस इलाके में है यादव, जो डोमिनेटिंग कास्ट है, आर्थिक रूप से सक्षम है, इनकी आबादी है 8 से 9%। और जितना सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ेंगे, वेस्ट यूपी से आगरा मथुरा होकर सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ेंगे, फर्रुखाबाद कन्नौज होते हुए आबादी मैनपुरी इटावा तक की साइड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी इस आबादी में दलितों में जाटों वो लगभग 11%, और अगर दलित जोड़ लिया जाए इस इलाके में तो 20%। एक गठबंधन सोशल इंजीनियरिंग से बने जाट मुस्लिम, अगर जाट मुस्लिम गठबंधन बन जाए तो ये 33% वोट इनके पास आ जाएगा और सत्ता में इनकी भूमिका बढ़ जाएगी। करना क्या है, मुसलमानों को खींचने के लिए अपने साथ क्या करना है, और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करनी। तो एक आजम खान जैसा और नेता बड़ा खड़ा कर देना है जो ज्यादा आक्रामक हो और लगे कि अगर वो किसी के साथ आ जाएगा तो उससे मुसलमानों की भूमिका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये गठबंधन मुलायम सिंह जी ने सोचा, जिसको आप माई कहते हैं, ये भी 34-35% क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और ये गठबंधन सबसे पहले काशीराम जी और काशीराम जी की जो उत्तराधिकारी हैं मायावती जी, इसको डीएम दलित मुस्लिम गठबंधन कहते हैं। इसने क्या किया, कांग्रेस की जड़ों को क्या कर दिया, काट दिया। पर इसका परिणाम क्या हुआ, जो धर्मनिरपेक्षता का नेहरू ने मॉडल बनाया था वो सैद्धांतिक धर्मनिरपेक्षता था, उसके कुछ मूल्य थे, विचार थे। इस वोट की दौड़ में वो मूल्य विचार खत्म हो गए और वो मूल्य विचार कि एन केन प्रकारेण मुसलमान को वोट बैंक के रूप में क्या किया गया, समझा। और इसमें अब नई इंजीनियरिंग शुरू की इधर 2022 के चुनाव में। ये गठबंधन पहले चरण सिंह, उनके बेटे अजीत सिंह, और आजकल जिम्मेदारी किसने ले रखी है, जयंत। तो माई में अगर जाट जुड़ जाए तो 2022 का यूपी का चुनाव इसी मॉडल पे हुआ था। कैसे ये भाजपा को क्या करेगा, करेगा। भाजपा को ये प्रयास नहीं करना था, उनके लिए तो मैदान वैसे ही क्या था, खुला था। उन्हें क्या करना था भाजपा को कि जो पहले से बीज थे सांप्रदायिकता के, बस लोगों के सामने उभारना था। जैसे उन्हें जाटों से सवाल पूछना था कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा नेता है सूरजमल, उसको इतिहास में जगह मिली है, सवाल पूछना है बस। सूरजमल को जानते हो, कहा हम जानते हैं, कहा यूपी का कोई और आदमी जानता है, कहा नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, क्योंकि नेहरू गांधी का इतिहास है। जाट ने कहा ये बात तो तूने क्या करी है, सही बोली। उनको ये कहना था कि ये बताओ 1987 से लेकर 2013 तक इस मेरठ, सहारनपुर, ये सब इलाकों में दंगा चरम पर रहे और हर दंगे में सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। ये बताओ तुम्हारे त्योहारों को मनाने की छूट क्यों नहीं है, लाउड स्पीकर उनको क्यों मनाने की छूट। उनसे पूछा गया कि आखिर लव जिहाद क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ सिस्टमेटिक ढंग से, और सोशल मीडिया का युग आ चुका था 2014 के बाद। उन्होंने बस इस इलाके के क्वेश्चन उठाए, कुछ नहीं किया। उस इलाके के प्रश्नों को उठाना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। और जब ये प्रश्न उठाए
तो विपक्षी दलों के पास इस प्रश्न का कोई सही जवाब नहीं था। इस इलाके में आपको पता होगा कि लोग आर्मी में बहुत भर्ती होते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी में इस इलाके के लोगों की भूमिका बहुत थी। कैप्टन अब्बास अली नाम सुना होगा, बहुत बड़ी भूमिका में, जिसमें मुस्लिम बड़ी संख्या में थे। उन्होंने सवाल किया, सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास में क्यों नहीं है? उन्होंने सवाल किया कि आईएनए के लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको सेना में दोबारा क्यों नहीं शामिल किया गया आज़ादी के बाद? और जो सवाल उठाए वो लोकल थे। वो सवाल कौन से थे? लोकल थे। और जब 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, इस दंगे ने क्या किया? इन सवालों को और प्रबल बना दिया और यहाँ हिंदुत्व एक बड़े फोर्स के रूप में क्या हो गया? क्रिएट हो। अब इस हिंदुत्व का एंटी रिएक्शन फिर होगा। पहले मुस्लिम अराजकता तो ज्यादा होंगे, अब हिंदू में भी अराजकता आ जाएगी, कोई गौकशी के नाम पे कोई। देखिए, गलत तो गलत है। हमें ये देखना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन होगा जब हम अनबायस्ड होकर इस देश की समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। तो ये जो चुनौती थी सांप्रदायिकता की, ये वेस्ट एशिया में चरम बिंदु पर दिखाई देती है। अब हम अगली चुनौती पर बात करेंगे।